फ्रीक्वेंटली यहाँ पर यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में। क्या क्या पढ़ते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना? d इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंटली, ध्यान रखना, ठीक है। अदर देन दिस और कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद है? अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट एक बी है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर बीच में कोई तीसरा पॉइंट सी आ रहा है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो c जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ये तब अप्लाई होता है जब ये वाला पॉइंट C जो है वो इन बिटवीन A एंड B आता है। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। इसमें एक और केस हो सकता है, एक्सटीरियर वाला भी केस हो सकता है। एक्सटीरियर मतलब मान लो इसको आगे एक्सटेंड करने पे कहीं पर एक पॉइंट D आ रहा है, ठीक है, और D इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला लगेगा। और उस केस में जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये नहीं होता था तुम लोगों के में 10th में शायद तक, ये नहीं होता था ना एक्सटीरियर वाला। और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। एक्सटीरियर पॉइंट कैसे हुआ समझ में आएगी नहीं? जब AB को आगे एक्सटेंड किया तो ये वाला पॉइंट एक मिला D, तो ये जो रेशियो है AD और BD का रेशियो, ये रेशियो कितना होगा? m/n होगा। तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है x और y, मतलब D का कोऑर्डिनेट निकालना है x, y, तो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। नोट कर लो ये। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो शायद आईएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले बच्चों के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, और वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अगर मान लो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस तरीके से, और आपको उसका एरिया निकालना है। पढ़ा है क्या किसी ने? हाँ, क्या है? नहीं, 11th में ही पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा है। ओके, ये 10th में पहले हुआ करता था, डिलीट हो गया। इसका फॉर्मूला हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है? x1, फिर इधर पे क्या आ जाएगा? 2 3, फिर क्या आएगा? प्लस x2, फिर इधर पे क्या आएगा? 3 1, फिर x3, इधर पे क्या आ जाएगा? 1 2। ठीक है, नोट कर लो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दिस मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है। क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो क्या रहता है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। चलो इसको पहले नोट करो, फिर मैं पूछता हूं। हो गया? देखो कई बार क्या होता है ना, ये फॉर्मूला तब भी यूज होता है जब आपको प्रूफ करना होता है कोई 3 पॉइंट्स कोलीनियर है। कोलीनियर अगर होंगे कोई 3 पॉइंट्स, तो एरिया उनका क्या हो जाएगा? 0। एरिया 0 मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के बारे में पूछा था, तो ध्यान देना। अगर मान लो यहां पर एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, अगर कोई 2 पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट है मतलब ये एक सी हो गया, ये क्या हो गया? डी। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2।
डी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। ठीक है, अगर 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है जो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3। ये वाला पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1। और ये वाला पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। 2:2 मतलब 1:1 ही होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ये बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करते देख लो इधर पे। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया -4,5, कहां पर आएगा बताओ जल्दी? ये वाला पॉइंट -4,5 कौन से क्वाड्रेंट में? नहीं, ये वाला, ये कहां पर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट -1 -2 -3 -2 -4,5 1 2 3 4 एंड 5। ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहां पर -4,5। समझ में आ गया ये चीज? सेकंड वाला पॉइंट क्या है? 0,7 कहां पर आएगा? ये 0,7 मतलब y एक्सिस में, y एक्सिस में जहां पर y की वैल्यू कितनी है? 7, मतलब कि यहां पर आ जाएगा 0,7। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है 5,-5 कहां पर आएगा? 5,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट। 5,-5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहां पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट 5,-5। ओके, तो ये वाला पॉइंट को ए ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट को बी ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट को सी ले लेते हैं, और लास्ट पॉइंट है -4,-2। ये कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे -4,-2। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा बताओ जल्दी? इसका एरिया कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे हम। इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि ये वाला मान लेते, इस डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए। पहला ट्राइंगल ये वाला हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, हाफ मॉड ऑफ x1 y2 - y3, उससे फिर इसका एरिया निकालेंगे और दोनों के एरिया को लास्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये याद रखना है कि एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हो सकता है वो वैल्यू आपको नेगेटिव नंबर भी दे, बट उसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले में अगर ध्यान दोगे, मैंने यहां पर मॉड लिखा हुआ है। मॉड लिखा है बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। चलो जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट करा देंगे यूनिट स्टार्ट। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइंस, ये सब हो गया। लोकस प्लस प्लस गया ना। हो गया। क्या ये कैलकुलेशन करूं या हो जाएगा? एक पार्ट का बस निकाल लोगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट एक पार्ट का निकाल लो, फिर बाद में बाकी सॉल्व कर देना कैलकुलेशन। तो 1/2 मॉड x1 की वैल्यू ले लेते हैं -4, y2 - y3, y2 - y3 मतलब -2, और इधर पे -5 आ जाएगा, प्लस y x2 की जगह पे फिर से आ जाएगा -4 इंटू y3 - y1 मतलब ये आ जाएगा -5, और इधर पे भी आ जाएगा -5 प्लस x3 5 और y2 - y3 मतलब 5 -2 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 मॉड, इस पे आ जाएगा ये 3 और ये -4 मतलब ये आ जाएगा -12, इधर पे -5 और ये आ जाएगा -10 प्लस 40
और इधर पे आ जाएगा 2735। ऐसे कुछ आ रहा है क्या? देखो तो एक बार 75 में से 12 गया मतलब कितना गया? 63। 63/2 चेक करो ये आएगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आएगा 63/2। ठीक है? हाँ नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना दोनों इक्वल हो गए, है ना? अभी इस वाले का निकला, सेकंड वाले पार्ट का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या ये सेकंड वाले पार्ट का निकाल के सॉल्व कर लोगे ना? एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो एलिमेंट्री एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा। वो बस आपको क्या आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको समझने के लिए हेल्प करेगा। हटा दो फिर इस चीज को मैं। ओके, सेकंड पार्ट फाइनल आंसर ये मेरे को याद नहीं है, ध्यान नहीं मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो जल्दी से क्या लिखा है। The base of equilateral triangle with side 2a lies along y-axis। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका बेस कितना है? बेस कितना है? 2a। किस पे लाई कर रहा है? y-axis। Such that midpoint of the base is at origin। Find the vertices of the triangle। पहले प्लॉट करके दिखाओ ट्राइंगल कैसा बनेगा, और इसमें हर चीज को प्लॉट करके समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। जल्दी से प्लॉट करो ट्राइंगल कैसा बनेगा। दृष्टि कैसा बनेगा बताओ जल्दी। कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करो। प्लॉट किया तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस किसके अलाउंग है? वाई एक्सिस के अलाउंग, और उसका सेंटर बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है? ओरिजिन पे। तो ये होगा बेस, समझ गए? बाकी जो उसका थर्ड वर्टेक्स है वो कहां पर लाई करेगा? या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कितने बच्चों ने ऐसा फिगर बनाया? ओके गुड, बनाया सही है। हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा बनाया गया, ऐसा तो ये गलत हो गया ना। उसका बेस एक वाई के अलाउंग आना चाहिए ना, इसका बेस वाई के अलाउंग आना चाहिए। ऐसा अगर बनाएगा तो बेस किसके अलाउंग आ गया? एक्स के अलाउंग आ गया। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया यहां तक सबको? एक बार चेक करके बताओ। अब इसका साइड कितना है? 2a। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? यहां से यहां तक का 2a। इसका मतलब ये वाला वर्टेक्स यहां से ओरिजिन से किस हाइट पे होगा? a की हाइट पे होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ क्या होगा? इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, a। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -a। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी? 2a। समझ गए ना ये चीज? ये 2a, ये वाली लेंथ क्या हो गई? a। और ये जो ट्राइंगल आपको छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आप इसका ये वाला लेंथ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और ये जो लेंथ मिलेगा इससे आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो h² = p² + b²। h हाइपोटेन्यूस की जगह पे आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर = p, परपेंडिकुलर की जगह पे a² प्लस ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a² = a² + b²। यहाँ पर a² इधर शिफ्ट होगा तो 4a² - a² मतलब क्या हो जाएगा? 3a² = b²। यहाँ रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? √3a = b। तो उसके बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना आ गया? √3a। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? √3a, 0। हो सकता है ये वर्टेक्स इधर भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो क्या होगा? -√3a, 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे 0, a, 0, -a एंड √3 ± √3a, 0। ये हो गया इस पार्ट का आंसर। क्या ये हो गया डन सबका? हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना कैसे बनेगा। ये अच्छे से अगर समझ पाए, विजुअली अगर देख पाए तो ऐसे ही आंसर कर दोगे इसका।
थोड़ा सा अगर रफ डायग्राम बना सको तो बना सकते हो। Find the distance between P and Q when PQ is parallel to y axis. ये हो गया x axis, ये हो गया y axis. PQ is parallel to y axis. ये हो गया P, ये हो गया Q. P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2. PQ is parallel to y axis. ये y axis के पैरेलल है. किसके बीच का डिस्टेंस चाहिए बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q. ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कितना होगा? तो इसका जवाब है y2 माइनस y1. क्यों y2 माइनस y1? क्योंकि देखो ये इसका दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम. सिर्फ आपको ये हाइट का डिफरेंस चाहिए. ये हाइट का डिफरेंस मतलब यहां से यहां तक की हाइट को किससे डिनोट किया? y1 से. ये वाली हाइट कितनी है? y2. तो y2 माइनस y1 विल गेट दिस हाइट, और दिस हाइट क्या हो गया? pq. क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, किसका? रूट y2 माइनस y1 नहीं आएगा पूछ रहा है? नहीं. डिस्टेंस फॉर्मूला अगर तू लगाता है d इज इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ऐसे ही होता है ना. अब दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है तो x माइनस x क्या हो गया? 0. ये पूरा क्या हो गया? 0. तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा? y2 माइनस y1. समझा कि नहीं? क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो. अच्छा, अभी समझ में आया तो ये बताओ, अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? ये जैसे ऐसा हो गया PQ, ये हो गया P और ये हो गया Q. ये पैरेलल है किसके? x एक्सिस के. तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. क्या ये क्लियर है? इसको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है कई जगह पे, इसलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में किए ऑलरेडी. क्या कंसेप्ट यूज होता था इसमें? ये वाला लाइन ले लेते, इसको क्या ले लेते हम? x एक्सिस. आपको x एक्सिस में एक पॉइंट निकालना है. मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया P. अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0. तो आपको इसका x, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है. वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है. ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 6, 7, 6 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 3, 4. क्या कंसेप्ट लगता है इसमें? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को क्या करना है? इक्वल. ये वाला पॉइंट को ले लेते A, ये वाले पॉइंट को क्या ले लेते? B. तो AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम? इक्वल. समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ये AP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? रूट ओवर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट साइड में भी क्या आ जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो 0 माइनस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. फिर क्या करते थे? रूट हटा देंगे दोनों तरफ से. रूट हटाएंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? 36 इज इक्वल टू राइट साइड में इधर पे इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 16. चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ क्या? ये सब 10th वाले लेवल वाला ही क्वेश्चन है. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. AP में और BP में दोनों तरफ रूट काट दिया. रूट काट दिया. अब लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगा दोगे. कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 36. राइट साइड में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस 16 हो जाएगा. दोनों तरफ से x स्क्वायर को काट दो. 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 14x प्लस 36. राइट साइड में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 16. सॉल्व करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी. बताओ क्या आ रही है? 1/2. इसको इधर से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 40. इसको इधर से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20.
और इधर -14x इधर जाएगा तो +14x हो जाएगा, तो -6x + 14x, तो कितना हो जाएगा ये 8x, और इधर पे होगा 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60/8, 4 टूजा और 4 से कटेगा, 4 से 15 टाइम्स में x की वैल्यू 7.5 आएगी। अच्छा ठीक है, तो क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया ना सबको? कैलकुलेशन नंबर वगैरह देख लेना उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखो। अच्छा स्लोप, अब देखो ये वाली चीज आप लोग नहीं पढ़े हो या पढ़े भी हो तो उतना डिटेल में नहीं पढ़े हो, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, ध्यान देना। अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऐसी लाइन का स्लोप होता है, क्या होता है, 0। ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। अगर कोई लाइन राइजिंग है तो इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कोई लाइन फॉलिंग है तो इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो स्लोप मतलब वो चीज है कि ये बताती कि भाई जो लाइन है उसका डायरेक्शन क्या है, इनडायरेक्टली वो चीज बताती है स्लोप, ठीक है। अब स्लोप को कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं हम, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। इस तरीके से कोई एक लाइन है एल, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। ये जो एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही देखा जाता है। और कौन से डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। और इस एंगल थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है, मतलब जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, इसी को बोला जाता है स्लोप, और इसको डिनोट किया जाता है एम से। तो लिख लो ये चीज, जो स्लोप होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, और ये कैसे निकलता है, टेन थीटा से। और थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर देना। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, find the slope of a line which makes an angle of 120 degree, which makes an angle of 120 degree with negative direction of x-axis, with negative direction of x-axis measured in clockwise direction, measured in clockwise direction. Find the slope of a line making an angle 120 degree with negative direction of x-axis measured in clockwise direction, measured in clockwise direction. कितना आएगा, शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन को अपने हिसाब से, बस उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मतलब मैंने इसलिए दिया ताकि समझ पाओ कि कैसे निकलता है। तो देखो, जो एंगल 120 डिग्री है वो किससे बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इससे बन रहा है वो लाइन का, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है, ये वाला डायरेक्शन, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। समझ में आई ये चीज? अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, तो 1060 की वैल्यू कितनी होगी, √3। क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलो एक पूछता हूं, एक और क्वेश्चन बताना। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, शॉर्ट में लिखो, पूरा मत लिखो। कैसे लिखोगे, देखो, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। इफ लाइन मेक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस measured clockwise, measured clockwise,
√3 ही आएगा। बाकियों का है कि नहीं, चेक करो जल्दी। देखो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, मान लेते हैं ये लाइन हो गई, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रही है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो यहां से ये कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1060, 1060 मतलब कितना हो जाएगा √3। क्या ये समझ गए ना? ओवरऑल अगर आपको कोई भी घुमा फिरा के एंगल देगा तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर टेन थीटा उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? एक और तरीका जिससे आप इसका स्लोप निकाल सकते हो वो तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, जो डेरिवेटिव वाला रूल है। जैसे अगर मान लो इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, तो आप स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज करते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 का मतलब चेंज इन y एक्सिस, x2 माइनस x1 का मतलब चेंज इन x एक्सिस। इसी को आप dy बाय dx भी लिखते हो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, dy बाय dx। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना है, मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों पे बेस्ड। m इज इक्वल टू टेन थीटा और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, find the angle of inclination of a line passing through the points, passing through the points, passing through the points 0, 1 and 1, √3। 0, ले लो उसको, 0, 0 एंड 1, √3, 0, 0 एंड 1, √3। तो आंसर कितना आ रहा है 60 डिग्री। ओके, तो सिंपल यहां पर क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा √3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। तो ये कितना आ गया √3। ये किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू निकाल ली। और m इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आ गया √3। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आता है 10 में, 10 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 60 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज? तो हो सकता है आपको लाइन का 2 पॉइंट दे दे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकालने के लिए बोले तो वो यूज करना है। तो ये जो दो फॉर्मूले हमने देखे वो कई जगह पे यूज हो सकते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ो, find the slope of a line passing through the origin and the midpoint of the line segment joining the point this and this। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? हाँ, तो क्या निकालना है, जल्दी से डायग्राम बना के देख लेते हैं। आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है, और वो लाइन कहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0। और कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी ए एंड बी। तो ये P और B इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट से पास हो रही है। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0, -4, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 8, 0। इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसका मिड पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, इसके मिड पॉइंट का 4, -2। कैसे निकला समझ में है ना, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 मतलब ये आ गया 4, y1 प्लस y2 बाय 2 मतलब ये कितना आ जाएगा -2। तो ये जो लाइन है ये यहां से पास हो रही है, इसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से, और आपको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का भी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा -2/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। चेक करो, कंफर्म करो, हो गया सबका ये? हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड करते जाओ ना सॉल्व। ये सब क्वेश्चन उतने ज्यादा टफ नहीं है अगर देखा जाए तो, जो आगे आने वाले उनसे।
Using Pythagoras theorem, show that these 3 points are vertices of right angle triangle. ये तो ऐसे ही बना लोगे। हाँ, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लोगे, फिर सबसे बड़े वाले का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। 10th के लेवल वाला क्वेश्चन है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ इसका आंसर। ये शायद मैंने पूछ लिया क्या? नहीं पूछा है ना? नहीं पूछा है। चलो बताओ इसका आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप निकालना है। एम फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, टेन थीटा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन थीटा किसको लेते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो लाइन का स्लोप निकालना है जो एंगल 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चेक करते। तो लाइन जो बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, क्योंकि ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। समझ में आ गया ना ये चीज? ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बता दो। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30, ये 30, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाँ 120। 90 प्लस 30, करेक्ट। ये एंगल आ गया 120 डिग्री। तो ये वाले एंगल को हम थीटा लेंगे। तो अब आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 120। 10 120 कैसे निकलेगा? तो 10 180 माइनस 60। 10 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। मतलब ये हो जाएगा माइनस 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो आंसर आएगा माइनस √3। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Without using distance formula, show that these are the vertices of parallelogram. तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं। ए नोट करते जाओ, तुम लोगों का पेन चलते रहना चाहिए, बता रहा हूँ, स्पीड अप करो। बी 40, सी कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,3, डी कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3,2। तो आपको ये बताना है ये किसके वर्टाइसेस है? पैरेललोग्राम के। ठीक है, यहां तक लिख लिया ना? अब एक नोट पॉइंट या फॉर्मूला या जो भी समझो ध्यान में रखना है, अभी आपको मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, स्लोप के बारे में। ठीक है, तो कहीं बॉक्स बना के कहीं पर भी लिख लेना। देखो, अगर मान लो कोई दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन सेम एंगल बनाएंगी। क्या ये चीज समझ रहे हो ना? अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ दोनों का एंगल क्या बनेगा? सेम। तो इसका स्लोप m1 जो होगा वो कैसे निकलेगा? tan थीटा। इसका स्लोप m2 जो होगा वो भी क्या होगा? tan थीटा। तो दोनों का अगर एंगल सेम है तो दोनों का tan थीटा भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब दोनों का स्लोप भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो नोट में ये लिखो, नोट में ये लिखो कि इफ लाइंस L1 is parallel to L2, then their slopes m1 is equal to m2। तो उनके स्लोप्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर कोई दो लाइन पैरेलल तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, हो गया। सेकंड है, ये फर्स्ट नोट पॉइंट है। सेकंड है, इफ L1 is perpendicular to L2, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 into m2 is equal to -1। ये रिलेशन होता है दोनों के स्लोप में, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो। क्या कोई बता पाएगा ऐसा क्यों होता है? m1 और m2 का प्रोडक्ट क्यों -1 होता है अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो? क्यों होगा, कैसे होगा, क्या वो चीज बता पाओगे? तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाली एक लाइन हो गई
L1, ठीक है। यहाँ ये एंगल बना रही थीटा, ये दूसरी लाइन हो गई, ये दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ गए ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, समझ गए ना। तो इसका स्लोप जो m1 है वो कितना हो गया, tan थीटा हो गया। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, m2, ये कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है बताओ, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। 90 है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्या ये समझ में आ गया। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दे, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, m1 इंटू m2, राइट साइड में क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा ही होगा, समझ में आई ये चीज। और टेन और कॉट का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1, क्योंकि कॉट होता है 1/10, तो इसलिए m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, उनका प्रोडक्ट कितना आ जाता है, -1। क्या ये क्लियर हो गया लॉजिक सबको, ठीक है। ये अगर कंफ्यूजन हो जाए या कभी पूछ दे प्रूफ करने के लिए तो, अदरवाइज डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज की ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम की साइड है। कैसे बताओगे, तो आप ए बी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, और उसको नाम दे दो m1, m1। तो स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 0 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। तो ए बी का स्लोप आ गया 1/6, समझ में आ गया। अब वैसे ही किसका स्लोप निकालो, बीसी का, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, और इसको नाम दे दो m2, कैलकुलेट करो जल्दी, m2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, हाँ। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, मतलब ये आ जाएगा 3/-1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, चेक कर लो। फिर निकालो स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, CD का स्लोप जिसको हम नाम दे देते हैं m3, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब कि आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3 और -3, मतलब -1/-6, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/6। चेक करो ये आया से। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि ए बी और सी डी का स्लोप क्या है, इक्वल, मतलब वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। वैसे ही बीसी का स्लोप किसके इक्वल आएगा, एडी के, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया क्या सबको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ अब ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाओ, इस पे बेस्ड कंसेप्ट मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले। Find the angle between x-axis and line joining the points this and this. क्या ये बनेगा, ये हिंट दूं, हाँ 90। स्लोप निकालो पहले इसका जल्दी से, m की वैल्यू निकालो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, निकाला स्लोप कितना है, y2 माइनस y1 मतलब -2 -3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ -1, तो m इज इक्वल टू -5/5, तो m की वैल्यू -1। चेक करो ये आया क्या, ठीक है। अब स्लोप को किसके इक्वल कर देंगे, tan थीटा के, m tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आई, हाँ y2 माइनस y1, मैं गलत लिया क्या, y2 माइनस y1, अच्छा लेकिन मैंने वैल्यू गलत पुट की क्या,
फिर भी उतना ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, y2 माइनस वन माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ 4 माइनस 3। हाँ ठीक है, -1/1 मतलब -1 ही आ रहा है, लेकिन वो गलती से आ गया था। ठीक है चलो, हाँ बताओ क्या है एंगल, बताओ। 135 डिग्री। देखो जिनको ये चीज नहीं पता समझ लो कैसे करते हैं सॉल्व इसको। tan थीटा इज इक्वल टू -1 की वैल्यू, आपको 1 की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, 45। तो इसको लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखो माइनस tan थीटा जो होता है उसको आप लिख सकते हो tan 180 माइनस थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं, tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो tan 180 माइनस थीटा को माइनस tan थीटा, या माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा। तो ये नंबर हो जाएगा tan 180 माइनस 45 के इक्वल। tan 180 माइनस 45 मतलब कितना बन जाएगा, tan 135। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan 135। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 135 डिग्री। ओके, tan की वैल्यू, अच्छा एक्चुअल में क्या होता है पता है, एक नहीं दो वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू 135 डिग्री आई है, एक और वैल्यू जो है वो कौन सी आएगी, क्योंकि 10 दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कौन कौन से दो में, एक हो गया फर्स्ट सेकंड और दूसरा कौन सा हो गया, फोर्थ। तो थीटा की एक और वैल्यू आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कितनी होगी, 360 माइनस 45, तो वो 315 डिग्री होगी। ठीक है, बट यहां पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। Find the slope of line if double of the slope of another line if the tangent of angle between them is this. इसके लिए एक और नोट, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए उन दोनों के बीच का स्लोप, उन दोनों का स्लोप। मान लेते हैं ये लाइन 1 है L1 जिसका स्लोप हो गया M1, ये लाइन 2 हो गया जिसका स्लोप हो गया M2, और दोनों के बीच के एंगल को हम कंसीडर करते हैं फाई। तो इनका जो एंगल होता है tan फाई दैट इज इक्वल्स टू मॉड M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये होता है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का, नोट कर लेना। tan phi is equal to mod M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2। यहां पर वो जो मॉड लिखा हुआ है ना, इस मॉड का मतलब है जब मैं उसको हटाऊंगा तो दो साइन लगेगा, एक बार प्लस लगेगा और एक बार माइनस। तो फाई की दो वैल्यू आएगी। क्यों दो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एंगल एक आएगा और दूसरा एंगल कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। समझ रहे हो ना, एक एंगल अक्यूट एंगल होगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा उसका, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का पार्ट आए आप सिर्फ क्या करना, एक ही वैल्यू निकालना। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लो ये आ गया 50, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, 180 माइनस 50 करके। ठीक है, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो एक बार। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो दो लाइन की बात कर रहा है। एक लाइन हो गया L1, दूसरा लाइन हो गया L2। L1 का जो स्लोप है उसको M1 लेते, L2 का जो स्लोप है उसको M2 लेते। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का क्या है, डबल है। मतलब M2 इज इक्वल टू, M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2M1। क्या ये चीज समझ में आ गई। फिर क्या लिखा हुआ आगे, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट का मतलब क्या बोल रहा है, टेन, टेन, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम को किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से। एंगल बिटवीन देम मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस, वो क्या होता है, फाई। थीटा का नोटेशन कब यूज करते, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए। फाई का नोटेशन हम यूज करेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम tan फाई, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3। तो क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, tan फाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, तो आपको दोनों लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब M1 और M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब बताओ क्या रिलेशन है tan phi m1 m2 में? अभी आप लोगों ने लिखा था, क्या है? tan phi इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये रिलेशन है। क्लियर हो गया? अब tan phi की जगह पे क्या डाल दोगे? 1/3, है ना? अच्छा, इससे देखो एक और चीज बड़ी क्लियर हो रही है, ध्यान से समझना क्या क्लियर हो रहा है। tan phi की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब ये वाला पूरा राइट साइड वाला जो पूरा मॉड है वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव आना चाहिए। तो m2 की वैल्यू रखते हैं। m2 की वैल्यू, m2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m1 इंटू m1। तो देखो मैंने मॉड सीधे सीधे हटा दिया, कुछ नहीं किया, मॉड डायरेक्टली हटा दिया, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी थी, आ रही है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3m1। 3m1। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये हो जाएगा 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करो, 1/2 और 1। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लिया होगा। स्प्लिट हो गया किसमें? -2m1 और -m1 में, और फिर उसके यहां पर से कॉमन निकला 2m1, जिससे बच गया m1 -1, इधर से कॉमन निकला -1, ये बन गया m1 -1 इज इक्वल टू 0। तो 2m1 -1 इज इक्वल टू 2m1 और ये m1 -1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी 1/2 और एक वैल्यू आएगी 1। आगे क्या चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो m2 उसका डबल है ना, तो अगर आप m1 को 1/2 ले रहे हो तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका डबल मतलब 1। अगर m1 को 1 ले रहे हो तो m2 उसका डबल मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो ये दो आंसर्स के पेयर होंगे। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, तो स्लोप वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना? स्लोप और एंगल बिटवीन टू लाइंस। और कितना क्वेश्चन बचा है? एक और क्वेश्चन बचा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इजी है, सॉल्व करो। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। If slope of a line is m, show that this। एकदम बकवास क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां पर ये दो पॉइंट दे दिया है, ठीक है? x1 y1 की जगह पे तो वही आएगा, x2 y2 की जगह पे क्या आ जाएगा? h और k। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1। अब क्या करो, इसको उधर उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, और ये चीज हो गई प्रूफ। ठीक है? नहीं, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क के लायक आएगा, और क्या आएगा? वो स्लोप और एंगल बिटवीन द टू लाइंस के वाले ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आने लायक है वो अगली एक्सरसाइज से चालू होते हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट पढ़ते हैं, वो है।